कनक से मिलने मिस्टर मित्तल आए थे और कनक उनके साथ बैठी हुई थी। मिस्टर मित्तल, कैसी तबीयत है अब? कनक, जी ठीक है अब। वो वैसे ही सर झुकाकर बैठी हुई थी। उसे पता था कि मिस्टर मित्तल यहाँ पर क्यों आए हैं। मिस्टर मित्तल, रुद्र ने कुछ कहा है तुमसे? कनक बस हाँ में सिर हिला देती है और कुछ कहने की उसमें हिम्मत ही नहीं थी कि वह उनसे क्या कहे। मिस्टर मित्तल, तो फिर क्या सोचा तुमने? मुझे पता है सर मुझे क्या करना है। आप बेफिक्र होकर रहिए, मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। कनक कहती है, मुझे अपनी फ़िक्र नहीं है बेटा, तुम्हारी फ़िक्र है। तुम जानती नहीं हो रुद्र को अभी तक, तुमने बस उसका एक ही रूप देखा है। मिस्टर मित्तल उसके सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, जानती हूँ सर, इसलिए समय हाथ से निकल जाए उससे पहले ही मैंने रुद्र को सब बताने का फ़ैसला किया है। वो कहती है, पता है ना फिर क्या होगा? पता है, और जो कल होना है वो आज हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कनक वैसे ही स्तब्ध बैठी हुई कहती है, और मिस्टर मित्तल, जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शुक्रिया सर, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आभारी नहीं, तुम मेरी बेटी हो, समझी? मिस्टर मित्तल ने कहा और फिर वहाँ से चले आए थे। मगर डर तो उन्हें भी लग रहा था कि पता नहीं रुद्र को जब सच्चाई पता चलेगी वो कैसे रिएक्ट करेगा। और कनक, वो तो खुद परेशान थी। रुद्र शाम को ऑफिस से आ जाने के बाद कनक के क्वार्टर में जाता है, जहाँ पर कनक उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने रुद्र को ये तो बताया था कि वह कहीं जाना चाहती है, मगर ये नहीं बताया था कि कहाँ। कनक रुद्र के डोरबेल बजाने पर दरवाज़ा खोलती है तो सामने खड़ा रुद्र उसे देख मुस्कुराकर, कैसी तबीयत है अब? खाना खाया था दिन में? और मुझे कितना मिस किया ये भी बताओ। वो कहते हुए अंदर चला आया और कनक दरवाज़ा बंद करके पलटी थी। आजकल वो कुछ बहकी बहकी बातें करता था और उसकी बातों से कनक के मन में अजीब सी हलचल सी होने लगती थी। मगर वह जानती थी कि जिस वक्त उसे सच पता चलेगा ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, और फिर क्या होगा पता नहीं। मुझे एक बात तो बताओ, मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ तो तुम कहाँ गुम हो जाती हो? इतना सोचने क्यों लगती हो? वो जो आगे बढ़ रहा था दोबारा पलटकर उसके पास आया था। कुछ भी तो नहीं, तुम घर नहीं गए, सीधे यहीं चले आए? कनक ने पूछा। नहीं गया, अब जहाँ तुम रहोगी मैं तो वहीं जाऊँगा ना, उसने उसके पास दोबारा आकर झुकते हुए कहा। तो कनक को उसकी आंखों में झांकते हुए उसकी मोहब्बत नज़र आ रही थी, मगर समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो उस सैलाब का सामना कैसे करेगी। अच्छा सुनो, कनक ने कहा। हाँ कहो, मैं तो कब से सुनने के लिए बेकरार हूँ, रुद्र वैसे ही कहा। तुम घर जाओ, फ्रेश होकर आ जाओ, फिर चलते हैं। कनक को उसका ये अंदाज बार बार बेचैन कर दे रहा था। फ्रेश होने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें देखने के बाद तो तबीयत खुद ब खुद ताज़ा हो जाती है और मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। रुद्र, कुछ खा लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। वो उसकी बातों से परेशान होकर वहाँ से किचन की तरफ बढ़ती है, मगर रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। बस ऐसे ही मेरे सीने से लगी रहो और मुझे कुछ भी एहसास नहीं होता है, ना भूख लगती है ना प्यास। बस यूं ही पूरी उम्र गुजार सकता हूँ मैं तुम्हारे साथ, वो कहता है। और कनक उसकी बातें सुनकर, रुद्र हमें देर हो जाएगी। तो हो जाने दो, वैसे जाना ज़रूरी है क्या? उसने उसे वैसे ही सीने से लगाए हुए पूछा था, और कनक हाँ में सिर हिला देती है। तो रुद्र, ठीक है, फिर मैं 10 मिनट में तैयार होकर आता हूँ, तो मेरा इंतज़ार करो। मैं बस यूँ गया और यूँ आया, उसने कहा, और फिर कनक को खुद से अलग करते हुए बाहर की तरफ निकलते हुए, वैसे सच में जाना ज़रूरी है? और कनक हाँ कहते हुए मुस्कुरा दी थी और वह चला गया था। रुद्र भी ना कभी कभी उसकी हरकतों को देखकर लगता है जैसे कोई छोटा सा नासमझ बच्चा बातें करता है। ठीक वैसे ही वो भी आज कुछ वैसा ही लग रहा था। गाड़ी रफ्तार से चल रही थी और रुद्र मगन होकर ड्राइव कर रहा था, और उसमें बजता हुआ रेडियो पर 90s क्लासिक सॉन्ग्स गाना चल रहा था। कनक खिड़की से बाहर देख रही थी और फिर एक नज़र रुद्र की तरफ भी, जिसके चेहरे पर जो खुशी के बादलों ने डेरा डाल रखा था, कहीं वो गम की बरसात में बदल कर बरसने न लगें और वो भीग कर बीमार ना पड़ जाए। कनक, तुमने बताया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं? उसने अचानक पूछा। तो कनक की तंद्रा टूटी थी और वो उसकी तरफ देखते हुए, सब पता चल जाएगा, बस हम पहुँचने ही वाले हैं,
उसने कहा था और गाड़ी लेफ्ट से राइट की तरफ लेने के लिए कहा। कुछ समय बाद गाड़ी एक बोर्डिंग स्कूल के बाहर रुकी थी। बस यहीं पर रोक दो, कनक ने कहा। और रुद्र, आर यू श्योर? तुम्हें यहाँ आना था? रुद्र ने हैरानी से वहाँ लगे बोर्ड की तरफ देखा और फिर कनक से पूछा। कनक, बस यहीं आना था, उसने कहा और गाड़ी से उतर गई और रुद्र उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कनक जो आगे चल रही थी, उसे पता था कि अब यहाँ से उसे वापस अकेले ही जाना है। रुद्र को जब सच पता चलेगा तो वो उसे यहीं पर छोड़कर चला जाएगा। उसने सोचते हुए एक नज़र रुद्र को पलट कर देखा, जो उसे देखकर वैसे ही मुस्कुराते हुए, ये बार बार पलट कर मुझे क्या देख रही हो? रुको, साथ में चलते हैं, उसने कहा और आगे बढ़कर कनक का हाथ मजबूती से पकड़ लिया था और दोनों साथ में चल रहे थे। अब ठीक है, ऐसे ही बस मुझे तुम्हारे साथ हर कदम पर कदम मिलाकर चलना है, समझी? ना आगे ना पीछे। वो दोनों आगे बढ़ रहे थे, स्कूल के मेन गेट से होते हुए, वहाँ के प्लेग्राउंड और फिर क्लासरूम्स और फिर हॉस्टल और अंत में। और तभी जैसे ही वह लोग प्रिंसिपल के ऑफिस के पास पहुँचे थे, आरू, जो उस वक्त प्रिंसिपल के ऑफिस में ही मौजूद थी, किसी वजह से बाहर निकल रही थी। उसकी नज़र सामने से आ रही कनक पर पड़ती है, जो रुद्र का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रही थी। उसे देखकर आरू उसकी तरफ ज़ोर से चिल्लाते हुए दौड़ती है। मम्मा, आप आ गईं? और ये कौन? आप पापा को भी साथ लाई हैं? वो कहते हुए कनक के गले लग जाती है और रुद्र का हाथ कनक के हाथ में से छूट जाता है और उसके मुंह से निकलता है, मम्मा। वो हैरानी से कनक की तरफ देखता है, जो आरू को सीने से लगाए प्यार कर रही थी। और तभी आरू, पापा, इतनी देर क्यों कर दी आने में? मैं रोज़ आपका वेट करती थी और भगवान से कहती थी कि मेरे पापा को जल्दी मेरे पास भेज दीजिए, और आप आ गए। आई लव यू पापा, वो कहते हुए रुद्र के गले लग जाती है। और रुद्र स्तब्ध खड़ा था कि एक 7 साल की बच्ची उसे पापा कहकर बुला रही है। वो हैरानी से कनक को देखता है, बहुत कुछ कहना चाहता है, मगर तभी आरू, आप तो बहुत हैंडसम हैं। अब मैं अपनी सारी दोस्तों को बताऊंगी कि मेरे पापा सबसे हैंडसम है। और पता है क्या? वो कहते हुए रुद्र का कान अपने पास लाने के लिए कहती है, सबकी सब तो जलकर राख हो जाएंगी। हाँ हाँ, चलिए मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ, वो हंसते हुए कहती है और रुद्र का हाथ पकड़कर वहाँ से खींचते हुए आगे बढ़ जाती है। और रुद्र पलटकर कनक को सवालिया निगाहों से देख रहा था और कनक स्तब्ध खड़ी थी और आरूही अपनी ही धुन में, ओहो मम्मी को बाद में देख लीजिएगा, पहले मेरे साथ चलिए, वो कहते हुए रुद्र का हाथ पकड़ आगे बढ़ गई थी और कनक उसके पीछे पीछे चल रही थी। वो सदमे में था और आरू उसे अपने दोस्तों से मिलवा रही थी। ये हैं मेरे पापा, मैंने कहा था ना वो आएंगे, देखा मुझे लेने आए हैं और अब मैं इनके साथ ही रहूँगी। क्यों पापा? वो कहते हुए रुद्र को देखती है और रुद्र कनक की तरफ, जो वहाँ पर चुपचाप खड़ी थी। सीना है ना मेरे पापा बहुत हैंडसम, बिल्कुल फिल्मी हीरो की तरह। आरू फिर अपनी दोस्त से कहती है, हाँ यार, तेरे पापा तो सच में बहुत अच्छे हैं, सीना कहती है। तो आरू मुस्कुराते हुए रुद्र को देखती है। अब मुझे पता चला कि मैं इतनी प्यारी क्यों हूँ। और उसकी मासूमियत पर रुद्र मुस्कुरा देता है। क्यों बेटा? आरू, क्योंकि मेरे पापा जो इतने प्यारे हैं तो उनकी बेटी भी तो प्यारी होगी ना, वो कहते हुए रुद्र के गालों पर किस करती है, जिससे रुद्र को अजीब सा एहसास होता है, मगर वह कुछ कहता नहीं है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कनक से बहुत कुछ पूछना चाहता था, मगर कैसे? आरू की मासूमियत देखकर वह खामोश था कि खुद को संभाल रहा था। कुछ समय बाद ही वह लोग प्रिंसिपल से मिलने के बाद आरू को घर वापस लेकर आ रहे थे। आरू पीछे गाड़ी में बैठी हुई थी और रुद्र इस बार ड्राइव कर रहा था। पापा, आप इतने दिनों तक कहाँ थे? वो पूछ रही थी। बेटा, मैं तो बहुत ज़रूरी काम से बाहर गया था, पर अब आ गया हूँ ना। रुद्र उसके सवाल पर थोड़ा परेशान तो था, मगर फिर भी बड़े आराम से जवाब दे रहा था। तो अब आप कभी नहीं जाएंगे ना? नहीं बेटा, हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल, प्रॉमिस। प्रॉमिस बेटा, पिंकी प्रॉमिस। ये पिंकी प्रॉमिस क्या होता है? रुद्र हंसते हुए कहता है। पिंकी प्रॉमिस का मतलब होता है पक्का वाला प्रॉमिस, आरू कहती है। और रुद्र गाड़ी के शीशे में से उसे देखते हुए, ओके पिंकी प्रॉमिस। और रुद्र की बात पर आरू ताली बजाकर खुशी से झूम उठती है। गाड़ी रफ्तार से चल रही थी।
मगर कनक खामोश थी और रुद्र से कुछ भी नहीं कह रहा था। उसे पता था कि रुद्र के मन में अभी बहुत से सवाल उठ रहे होंगे। वो ऊपर से जितना शांत दिखाई दे रहा था, अंदर से उतना ही बड़ा तूफान उसके मन में उमड़ रहा होगा। मम्मी, आप आज खामोश क्यों हैं? अचानक आरू कनक से पूछती है तो कनक अपनी सोचों से बाहर आकर उसे देखकर ज़बरदस्ती मुस्कुरा देती है। कुछ नहीं बेबी, आप जो बोल रहे थे तो मैं सुन रही थी, वो कहती है, और सोच रही थी कि घर जाने के बाद क्या होगा। आरू को कैसे बताएगी कि वह उसके पापा नहीं हैं और उधर का सामना कैसे करेगी। कुछ समय बाद गाड़ी मित्तल मेंशन के बाहर रुकती है तो आरू, ये हम यहाँ क्यों आए हैं? मुझे अपने घर जाना है पापा, वो कहती है। बेटा, यही मेरा घर है, रुद्र उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए कहता है। नहीं, ये तो दादू का घर है, मुझे पता है, आरू कहती है। बेटा, वो मेरे भी दादू हैं। रुद्र मुस्कुराते उसे गोद में उठाकर जैसे ही अंदर मेन दरवाजे से एंट्री करता है तो दादू उसे बाहर लॉन में ही मिल जाते हैं और आरू रुद्र की गोद में से उतरकर उनके गले लग जाती है। तो मिस्टर मित्तल, कैसे हैं आप? वो कहती है तो दादू शरारती कहीं की, तुम भी मुझे मिस्टर मित्तल कहोगी? और क्या कहूँ, पापा ने कहा कि आप इनके दादू हैं तो मेरे क्या हुए? आरू मुँह घुमाकर रुद्र को देखती है और रुद्र उसके पास जाकर, ऐसा करते हैं कि आप इन्हें ग्रेट दादू कहना और मैं सिर्फ दादू, ओके? रुद्र कहता है तो आरू मुस्कुराते हुए, ओके, यू नो यू आर ग्रेट पापा। वो दोबारा रुद्र के गले लग जाती है। तभी मिसेज डिसूजा भी वहाँ आ पहुँचती हैं, जो किचन में काम कर रही थी। आरू उनसे भी मिलती है और उन्हें बताती है कि रुद्र उसके पापा हैं और अब वह उनके साथ ही रहेगी। मिसेज डिसूजा कनक की तरफ देखती हैं, जो बेहद कसमकस में थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अब वह खुद को संभालते संभालते थक चुकी है। कुछ समय बाद शाम से रात हो गई थी और कनक को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे आरू से कहे कि अब यहाँ से चलो, ये हमारा घर नहीं है। रुद्र उसे यहाँ पर ले आया तो था, मगर अब आगे क्या? कनक किचन में थी और रुद्र और आरू उस रूम में बातें कर रहे थे। आरू रुद्र को बस बताती जा रही थी कि पापा आप नहीं थे तो मम्मी आपको बहुत मिस करती थी और रोती भी थी। फिर शालिनी आंटी उन्हें चुप कराती थी। आरू, बस करो बेबी, सोने का टाइम है, जो दरवाजे पर खड़ी थी और अभी अभी आई थी, उसकी बातें सुनकर कहती है। मगर इससे पहले कि वो और कुछ कहती, रुद्र, हाँ ऐसा क्या, अब नहीं रोएंगी? मैं जो आ गया हूँ और अब आप सो जाइए, बहुत देर से बातें कर रही हैं। वो कहते हुए कनक को देखता है। इसे यहीं पर सोने दो। और कनक रुद्र को देखती है और एक लंबी सांस लेते हुए बाहर आ जाती है। आज हमारी प्रिंसेस हमारे साथ सोएगी, रुद्र कहता है। प्रिंसेस ही क्यों, क्वीन भी तो हमारे साथ ही सोएंगी। क्वीन? मैं मम्मी की बात कर रही हूँ, आरू कहती है। और रुद्र, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, वो मन में सोचता है। फिर आरू से कहता है कि आप सो जाओ, मम्मी को तो कुछ काम है बहुत। और आरोही आंखें बंद करके सोने लगती है। करीब 1 घंटे बाद आरू सो चुकी है। कनक रुद्र के कमरे में आती है। मैं इसे लेकर अपने क्वार्टर में सुला देती हूँ, वो कहते हुए आरू की तरफ जैसे ही हाथ बढ़ाती है, रुद्र उसका हाथ पकड़ लेता है। रुको, सोने दो उसे, बाहर गार्डन में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, वो कहते हुए कनक का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकल जाता है और फिर गार्डन में आने के बाद छोड़ देता है। उधर मिस्टर मित्तल अपने कमरे की खिड़की से ये सब देख रहे थे। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ है और आगे न जाने क्या क्या होगा, वो मन में सोच रहे थे और नीचे गार्डन में खड़े रुद्र और कनक को देख रहे थे। रुद्र की पीठ कनक की तरफ थी और कनक नज़रें झुकाए ज़मीन में कुछ तलाश रही थी। रुद्र आसमान की तरफ देख रहा था, जहाँ एक तरफ चांद की रोशनी फैली हुई थी और दूसरी तरफ सितारों की चमक फीकी पड़ रही थी। और उसकी पीठ कनक की तरफ थी और कनक ज़मीन की तरफ देख रही थी, जैसे उसके किए गए सवालों के जवाब तलाश रही हो। कनक, कुछ पूछा था मैंने, रुद्र ने कहा तो कनक अपने ही ख्यालों में गुम थी। नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा था और वो पलटकर उसकी तरफ मुड़ता है। क्या यही वो बात थी जो तुम उस दिन मुझे बताना चाहती थी कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, जिसे आज जानकर मैं कन्फ्यूज़न में हूँ? रुद्र ने उसके करीब आकर कहा और कनक बस खाली आंखों से उसकी तरफ ताकती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था
कि वह उससे क्या कहे और क्या नहीं। वो बस खामोश थी और उसके होंठ थरथरा रहे थे, जो बहुत कुछ कहना चाहते थे। रुद्र, वो मैं वो तुमसे, असल में मैं बस आरू तुम्हारी बेटी है, जानता हूँ मैं। रुद्र ने उसकी आधी बात सुनकर पहले ही उसके कांपते होंठों पर अपना हाथ रख दिया था। जिस पर कनक ने उसे हैरानी से देखा था, उसने उसके आगे उसे कुछ कहने ही नहीं दिया था और उसके ऊपर झुका था। आरू तुम्हारी बेटी है और उसके पिता कहाँ है, ये उसे नहीं पता है और वो मुझे अपना पिता समझती है। और मैं, रुद्र ने उसके दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। और मैं क्या रुद्र? कनक ने वैसे ही उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। और मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, मगर तब जब तुम मुझे बताना चाहो, बिना किसी दबाव के, बिना किसी झिझक के। मैंने कहा था, याद है कुछ, कि सबकी ज़िंदगी में एक कहानी होती है जो गुजर चुकी होती है और उसे अतीत कहते हैं। हाँ, याद है। तो फिर बस, जब तुम्हारा दिल इस बात पर राज़ी हो जाए कि तुम मुझे वो कहानी सुना सको, मैं तब तक तुम्हारा इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। बस यूँ काँपते होठों से आज कुछ मत कहना, रुद्र ने कहा और उसका हाथ अभी भी कनक के दोनों हाथों पर था। वहीं कनक नम आँखों से उसकी तरफ देख रही थी कि क्या है ये शख्स जो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, जिसे मेरे अतीत के तूफ़ान का शोर सुनाई नहीं देता है, या फिर उसने अपने दोनों कानों पर अपने हाथों को रखकर उनके शोर को रोक दिया है। रात बहुत हो गई है, आरू को मेरे कमरे में ही सोने दो। तुम जाकर आराम करो, कल सवेरे उसके उठने से पहले आ जाना। उसे पता नहीं चलेगा कि तुम वहाँ नहीं थी, रुद्र ने कहा था। और कनक हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से जाने के लिए मुड़ी ही थी कि रुद्र ने उसे आवाज़ दी थी, कनक, 1 मिनट रुकना तो। रुद्र की आवाज़ सुनकर उसके कदम वहीं पर रुक गए थे और फिर वो पलटी थी। रुद्र उसकी तरफ बढ़ते हुए उसके पास पहुंचता है और उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लेता है। मोहब्बत में सबसे पहला उसूल है एतवार, और वो मैं तुम पर करता हूँ, खुद से भी ज़्यादा। आई लव यू कनक। बस इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता है और ना मुझे पता करना है, रुद्र ने कहा था और बिखरी हुई कनक को अभी भी अपनी बाहों में समेट कर रखा हुआ था। उसके सीने से लगी कनक उसकी सांसों को महसूस कर पा रही थी, उसके दिल की धड़कन सुन पा रही थी, जो बस उसका नाम पुकार रही थी, कनक। मगर न जाने क्यों अभी भी उसके दिल में एक डर सा था कि आगे क्या होगा। क्या रुद्र की मोहब्बतें उसके अतीत के अंधेरे को मिटा देंगी? शायद हाँ। ये सोचते हुए उसने अपना हाथ रुद्र की तरफ बढ़ा दिया था और उसकी बाहों में समाते हुए उसके कंधे पर सर रख दिया था, जिस पर रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। आज ये पहली बार था कि कनक ने उसे अपनाया था और वो इस लम्हे को जी भरकर जी लेना चाहता था, जैसे ये पल और ये रात कभी ख़त्म ही ना हो और यूं ही उम्र गुजर जाए। मगर क्या थी उनकी किस्मत, ये किसी को भी नहीं पता था। मैं बस आती हूँ फिर, कनक ने खुद को रुद्र से अलग किया था और फिर वहाँ से आगे बढ़ गई थी। और रुद्र अपने दोनों हाथों को आपस में बांधे उसे देख रहा था जाते हुए। तभी कनक ने उसे पलट कर देखा था और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई थी और वो अपने घर की तरफ बढ़ गया था। कुछ समय बाद रात के करीब 2 बजने वाले थे। आरू बेखबर रुद्र के बिस्तर पर सो रही थी और रुद्र सोफे पर सो रहा था। उधर कनक को नींद नहीं आ रही थी कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वह यहाँ पर हो और उसके बगैर वो सोई हो। वो बार बार अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी और तभी उसने अपने फ़ोन से रुद्र को फ़ोन किया था। रिंग जा रही थी मगर वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। कनक को बेचैनी सी महसूस हो रही थी। वो उठती है और मित्तल मेंशन की तरफ बढ़ जाती है। मेन दरवाजे से वो हॉल में एंट्री करते सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सीधे रुद्र के कमरे की तरफ बढ़ती है और धीरे धीरे से कमरा खोलती है, जो कि लॉक नहीं था। अंदर घुसते ही उसकी नज़र सबसे पहले आरू पर पड़ती है, जो रुद्र के बिस्तर पर बेखबर सो रही थी और फिर दूसरी तरफ सोफे पर रुद्र सो रहा था। उसके पैर सोफे के बाहर निकले हुए थे। लंबा चौड़ा कद वाले रुद्र के लिए सोफ़ा छोटा पड़ रहा था। कनक कुछ सोचते हुए टेबल लेकर उसकी तरफ बढ़ी थी और उसके पैरों के पास रखते हुए सोफे से लगा दिया। फिर जैसे ही उसने रुद्र का पैर उठाकर उस पर रखना चाहा था, वो नींद से जाग उठा था और कनक के स्पर्श से वो हड़बड़ाकर उठा तो कनक कुछ घबरा सी गई थी और मिस बैलेंस की वजह से वो रुद्र के ऊपर गिर गई थी। वो उसके बेहद करीब थी। दोनों की नज़रें मिली। रुद्र उसे देख रहा था और कनक भी।
कनक की झुकी हुई पलकें और रुद्र उसके चेहरे पर आ रहे बालों को अपने हाथों से हटाते हुए उसके और करीब आ रहा था। उसकी गर्म सांसों की खुशबू से कनक का पूरा वजूद महक रहा था। ऊपर से कमरे में हल्की सी रोशनी थी जो कि नाइट बल्ब से आ रही थी। रुद्र ने उसके चेहरे की तरफ जब अपने होठों को बढ़ाया तो जज्बात में बहती हुई कनक ने तुरंत खुद को संभाल लिया था और उसे हटाते हुए उसे खुद से दूर किया था और उठकर खड़ी हो गई थी और वहाँ से जाने लगी। मगर अभी उसने एक कदम ही आगे बढ़ाया था कि रुद्र उसके सामने आ गया था, हमेशा की तरह। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत किया? मैं तो बस तुम्हें छूकर महसूस करना चाहता था और कोई गलत इरादा नहीं था मेरा, उसने कहा। गलत की बात नहीं है तो फिर क्या बात है? कुछ नहीं, बस मुझे तुम्हारे करीब आने से डर लगता है रुद्र। पूछ सकता हूँ कि यह डर किस बात का है तुम्हें? ये तो नहीं लगता कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, उसने उसके दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। मम्मी, पापा, आप लोग क्या कर रहे हैं? नींद नहीं आ रही क्या आप दोनों को? अचानक से आरू की आवाज़ सुनकर वो दोनों चौंक गए थे और पलटकर उसकी तरफ देखा, जो आंखें मलते हुए उठकर बैठ गई थी। कनक रुद्र का हाथ अपने कंधों पर से हटाकर उसके पास जाकर बैठ गई। आप सो जाओ, वो मैं पानी पीने के लिए उठी थी। आप सो जाओ, मैं आपके पास हूँ, कनक ने कहा था और आरू को फिर से सुलाने लगी और दूर खड़ा रुद्र भी उसकी तरफ आकर सो गया था और कनक को देख रहा था, जो कुछ अजीब सी कसमकस में लग रही थी। ऐसे ही करते हुए दोनों को नींद आ गई थी और रात कब गुजर गई थी पता ही नहीं चला था। सुबह जब कनक की आँख खुली तो घड़ी में 10 बज रहे थे। उसने एक नज़र आरू की तरफ देखा था, जो बेखबर सो रही थी और रुद्र भी उसकी बगल में सो रहा था। एक पल के लिए कनक को उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वो दोनों सच में बाप बेटी हैं। दोनों का चेहरा भी एक दूसरे से काफ़ी मिलता था। कितनी अजीब बात थी, वो रुद्र को ठीक से जानती भी नहीं थी और अचानक से उसकी पहली मुलाकात जब उसने उसे देखा था और गुस्से में बहुत कुछ कह भी दिया था। उस वक्त उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी किस्मत है और उससे जुड़ने के लिए इतनी दूर आई है। वो अपने खुले बालों को समेटते हुए बेड पर से धीरे धीरे नीचे उतरी थी और ज़मीन पर बिना आवाज़ किए पैर रखा था और आहिस्ता आहिस्ता कदमों से कमरे से बाहर निकल आई थी। मगर जब वो नीचे हॉल में पहुंची थी तो सामने एक औरत को खड़ी देखकर हैरान रह गई थी। वो और कोई नहीं बल्कि रुद्र की माँ थी, जो अचानक इंडिया आई थी। उन्होंने कनक की तरफ देखा था और कनक सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उनके पास पहुंची थी। उसने उन्हें आज तक सिर्फ फ़ोटो में ही देखा था, आमने सामने पहली बार देख रही थी। हेलो मैम, कनक ने उनसे कहा तो उन्होंने बिना कुछ जवाब दिए उसे ऊपर से नीचे तक देखा था। तो तुम हो कनक, वो लड़की, मिसेज मित्तल ने कहा। जी। कनक को उनके कहने का तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, मगर फिर भी वो खामोशी से खड़ी थी। जी। ओह मैं, आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना, कनक ने उनसे हिचकिचाते हुए कहा। सुनो लड़की, मेरे ही घर में मुझे बैठने के लिए कहने वाली तुम होती कौन हो और कहाँ से आ रही हो इस वक्त? ऊपर तो रुद्र का कमरा है ना, और तुम उसके कमरे में सोई थी। नहीं मैम, असल में बात यह है कि, कनक ने कहा था, मगर उसकी बात पूरी होने से पहले ही मिसेज मित्तल ने उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा था और उसके गुलाबी गालों पर उंगलियों के निशान रह गए थे और कनक ने उन्हें चौंक कर देखा था और उसका हाथ अपने गालों पर था। थप्पड़ की गूंज से पूरा माहौल गूंज उठा था। मैंने तुम्हारी जैसी बेहया लड़की, ओ लड़की नहीं औरत, आज तक नहीं देखी। एक अनजान आदमी के कमरे में रात बिताने में तुम्हें ज़रा सी भी झिझक महसूस नहीं हुई? कितनी गंदी हो तुम, छी! मिसेज मित्तल ने सरेआम सारे स्टाफ के सामने कहा था और कनक की आंखों से बहते हुए आंसू अब उसके गाल पर आ रहे थे, जहाँ उन्होंने उसे थप्पड़ मारा था। कनक खामोश थी, बिना कुछ कहे वहाँ से मेन गेट की तरफ बढ़ते हुए तेज तेज कदमों से बाहर निकल गई थी। आते वक्त वो मायरा से टकराई थी, जिसने अजीब सी नज़रों से उसे देखा था और कनक को समझते हुए ये देर नहीं लगी कि यह सब कुछ किया धरा उसका था। मगर फिर वो बिना कुछ कहे उसके बगल से गुजरते हुए बाहर निकल गई थी। सुबह से दोपहर होने को थी और कनक का कोई अता पता नहीं था। अपना फ़ोन भी अपने साथ लेकर नहीं गई थी, क्योंकि वो रात को रुद्र के कमरे में थी, तो उसका फ़ोन उसके रूम पर ही वो छोड़ आई थी। सुबह सीना के आने के बाद
और उसकी बातें सुनकर वो अचानक ही वहाँ से बिना कुछ कहे चली गई। अब दोपहर के 1 बजने वाले थे। रुद्र उसे 2 बार बाहर ढूंढ कर आ चुका था, मगर वो उसे नहीं मिली। वहीं आरू बार बार अपनी मम्मी के बारे में पूछ रही थी और दादू उसे अपने साथ बाहर घुमाने ले गए थे, बोलकर कि मम्मी शाम को आएगी, कुछ ज़रूरी काम से बाहर गई है। आपने ऐसा क्यों किया मम्मी? आपको पता है वो मुझे नहीं, मैं उसे चाहता हूँ। रुद्र ने अपनी माँ से कहा, जो हॉल में सोफे पर मायरा के साथ बैठकर आराम से बातें कर रही थीं। मैंने क्या किया रुद्र? किया तो उसने है, बिना शादी के एक अनजान आदमी के कमरे में रात भर। बस करिए, फिर वही बात आपको हो क्या गया है? हमारे साथ आरू भी थी और उसकी वजह से उसे वहाँ रुकना पड़ा। मेरे और उसके बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिससे उसे शर्मिंदा होना पड़े। रुद्र ने उनकी बात पूरी होने से पहले ही चीखते हुए कहा, यह क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का रुद्र? आई एम सॉरी, मगर मैं बहुत परेशान हूँ। पिछले 4-5 घंटे से वो गायब है और नहीं मिल रही है। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। वो खुद आ जाएगी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उसे। तभी मायरा ने बीच में कहा, तुमसे ज़्यादा कौन जान सकता है, यह सब तुमने ही किया है आखिर। रुद्र ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, मैंने क्या किया? वो खुद घर छोड़कर गई है और भागना तो उसकी पुरानी आदत है। इनफ मायरा, बस बहुत हो गया अब। अगर तुमने कनक के बारे में एक लफ्ज़ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुद्र ने उसे उंगली दिखाते हुए बहुत गुस्से में कहा, जो ठीक उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। रुद्र, सीना ने उसे मायरा से ऐसे बात करते देखकर कहा, देखा आंटी, उस कनक ने कैसे इसे अपने काबू में कर लिया है और यह हम सबसे उसके लिए लड़ रहा है। मायरा ने सीना से कहा और गुस्से से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद रुद्र सर पकड़कर सोफे पर बैठ गया। यह सब कुछ उसकी वजह से हुआ था। उसने ही कनक को अपने करीब लाने की कोशिश की थी, वरना उसने तो उससे कभी नहीं कहा था कि वो उससे प्यार करती है। वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है बेटा, सीना ने रुद्र के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तो रुद्र ने सर उठाकर देखा। ये आप कह रही हैं माँ? रुद्र ने पूछा। हाँ, मैं कह रही हूँ। छोड़ी हुई औरतें अपनाई नहीं जाती हैं रुद्र। जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा, जब उसने उसे नहीं अपनाया तो तुम कौन लगते हो उसके? जो लड़की अपने माता पिता का घर छोड़ सकती है, वो किसी का घर क्या बसाएगी, ज़रा सोचो। सोच रहा हूँ कि आपकी सोच को क्या हो गया है माँ। एक स्त्री होकर जो दूसरी स्त्री की पीड़ा न समझ पाए तो व्यर्थ है उसका स्त्री होना और धिक्कार है उस स्त्री पर। रुद्र, तुम पागल हो गए हो। उस लड़की ने तुम्हारा दिमाग सच में ख़राब कर दिया है। तुम्हें ये तक नज़र नहीं आ रहा है कि तुम अपनी माँ से बात कर रहे हो? सीना ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा। तो वो खामोश हो गया। आप कुछ भी कह लें माँ, मगर मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। आपको जो करना है कर लीजिए, रुद्र ने कुछ देर ठहर कर कहा और घर से दोबारा बाहर निकल गया। रुद्र अपनी गाड़ी में पूरे शहर में उसे ढूंढते हुए घूम रहा था। कहाँ चली गई तुम यार? माँ ने कहा तो तुम मुझसे आकर बात करती ना। घर छोड़कर जाने की क्या ज़रूरत थी? मैं मानता हूँ कि तुम्हें तकलीफ़ हुई होगी, गुस्सा भी बहुत आया होगा जब उन्होंने तुम्हें थप्पड़ मारा होगा। तो तुम मुझे आकर मार लेती, मुझ पर अपना गुस्सा निकाल लेती। मैं उब तक नहीं करता। कम से कम पागलों की तरह पूरे शहर में तुम्हें ढूंढता तो नहीं फिरता। रुद्र गाड़ी ड्राइव करते हुए सोच रहा था। जब वो सुबह उठा तो कनक को कमरे में ना पाकर बाहर आया तो देखा कि हाल में उसकी मम्मी और मायरा बैठे हुए हैं। फिर जब उसने मिसेज डिसूज़ा से पूछा कि कनक कहाँ है, तो मायरा ने उसे सब बता दिया कि वो शर्मिंदा होकर घर छोड़कर चली गई है, जिस पर रुद्र को बहुत गुस्सा आया और दोनों माँ बेटे में बहस शुरू हो गई। भाई, जब मिस्टर मित्तल को पता चला तो वो भी अपनी बहू से नाराज़ हुए थे, मगर और क्या कर सकते थे। सुबह से दोपहर हो गई। जब आरू उठी तो कनक को ढूंढने लगी तो दादू उसे इन सब से दूर रखने के लिए बाहर ले गए। रुद्र अब गाड़ी रागनी की ऑफिस की तरफ मोड़ने लगा कि शायद उसे पता हो कि कनक जब डिस्टर्ब होती है तो कहाँ जाती है। कनक, ज़िंदगी इतनी मुश्किल होगी कभी सोचा नहीं था मैंने। हाँ, हो गई गलती, पर सज़ा मैं अकेले क्यों झेलूँ? तुम्हें पता है ना कि मैं गलत नहीं हूँ। मैंने तो कभी सपने में भी उसके बारे में नहीं सोचा और ना ही कभी ये ख्वाहिश की कि वो मेरे पास आए, मुझे चाहे। मेरा और उसका कोई मुकाबला नहीं। मैंने तय कर लिया है, मैं आरू को समझा लूँगी और यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी।
जहाँ मुझे कोई नहीं पहचानता हो। कनक एक कब्र के पास बैठी हुई उससे बातें कर रही थी। वो यहाँ एक कब्रिस्तान में आई थी और ना जाने किससे अपने दिल का हाल सुना रही थी। कब से देख रहा हूँ कि तुम बातें करती जा रही हो, लगता है बहुत परेशान हो, उस कब्रिस्तान के रखवाले ने उससे कहा, जो बहुत देर से उसे देख रहा था। हाँ, बहुत ज़्यादा। जिंदगी ने दो राह पर लाकर खड़ा कर दिया है बाबा, कनक ने कहा। तो रास्ता चुनने में मुश्किल हो रही है तो अपने रब से दुआ मांगो कि वो तुम्हें रास्ता दिखा दे। अल्लाह अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता बेटा, उस रखवाले ने कहा और बाहर से चला गया। बाहर आने के बाद उसे रुद्र मिल गया, जिसने उससे पूछा कि आपने किसी लड़की को देखा है जो यहाँ आई हो, गोरी सी है और परेशान भी है। उस बाबा ने उसे कब्रिस्तान के अंदर की तरफ उंगली से इशारा किया। फिर रुद्र आगे बढ़कर उसके अंदर चला गया, जहाँ कनक एक कब्र के पास चुपचाप बैठी हुई थी। शाम के 4 बजने वाले थे जब रुद्राग्नि के बताने पर वहाँ उसे ढूंढने पहुँचा था। चलती हूँ, बहुत बातें कर लीं, कोशिश करूँगी कि तुमसे दोबारा जल्दी ही मिलने आऊँ, कनक वहाँ से उठते हुए बोली और जैसे ही मुड़ी तो सामने रुद्र खड़ा था। तुम यहाँ? कनक ने कहा, मगर रुद्र उसे नहीं देख रहा था। वो तो उस कब्र को देख रहा था जिस पर मरहुमा मन्नत खान लिखा था, और नाम पढ़कर वो हैरान रह गया था। ये तो मन्नत की कब्र है, तुम उसे कैसे जानती हो? रुद्र ने उसके पास जाकर पूछा, जिस पर कनक खुद हैरानी से उसे देखने लगी। मन्नत खान को तुम जानते हो? कनक ने उससे पूछा, और उसके बाद दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। दोनों ही एक दूसरे से एक ही सवाल कर रहे थे कि आखिर तुम उसे कैसे जानते हो। जब मैं अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी, तब एक अजनबी लड़की ने मेरी जान बचाई थी, और वो मन्नत खान थी। आरू के होने के बाद मेरी कंडीशन ठीक नहीं थी और मुझे ब्लड की बहुत ज़रूरत थी, मगर मेरा ब्लड ग्रुप किसी से भी मैच नहीं हो रहा था और साथ ही साथ अस्पताल के ब्लड बैंक में भी नहीं था। तब उसने मुझे अपना खून दिया था, मेरी जान बचाई थी। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं उससे मिली और ये मिलने जुलने का सिलसिला एक गहरी दोस्ती में बदल गया। मगर कनक, जो रुद्र को बता रही थी, अचानक कहते कहते चुप हो गई। मगर क्या कनक? रुद्र ने उससे पूछा। वो दोनों अब वहाँ से बाहर आ गए थे और पास के बेंच पर बैठकर बातें कर रहे थे। मगर कुछ ही दिनों बाद उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई, और उस दिन दरगाह पर जब मैं तुम्हें ले गई थी तो वो उसकी भी पसंदीदा जगह थी, जहाँ पर मैं हमेशा उसके साथ जाया करती थी। रुद्र, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था कि मन्नत जिसके बारे में हमेशा बातें करती थी वो तुम हो। मैंने उससे सुना था, कभी तुम्हारी फ़ोटो तक नहीं देखी, वरना शायद। एक रिक्वेस्ट है मेरी, तुम मानोगे मेरी बात? उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तो रुद्र, जो अपने अतीत में खोया था, चौंक कर सीधे उसकी आज में आ पहुंचा, जहाँ कनक उससे कुछ कहना चाहती थी। क्या चाहती हो अब तुम मुझसे? रुद्र ने उसकी तरफ देखा। मुझे भूल जाओ, बस इतना ही चाहती हूँ। मुझ में लोगों का सामना करने की हिम्मत नहीं है रुद्र। यूँ समझ लेना कि कभी मैं भी तुम्हें मिली थी और फिर बिछड़ गई। कनक ने नज़र झुकाए उससे कहा, और फिर उठकर खड़ी हो गई, मगर आगे नहीं बढ़ पाई। रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। कह दिया जो कहना था, अब चलो मेरे साथ। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, और कनक हैरानी से उसे देखते हुए उसके पीछे चल रही थी। फिर उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। कनक उसमें बैठ गई। दूसरी तरफ रुद्र बैठकर ड्राइव करने लगा। कुछ समय बाद उसने गाड़ी रोकी तो कनक उस जगह को देखकर हैरान रह गई थी। फिर से वो सिविल कोर्ट था। उसकी कहानी जहाँ से शुरू हुई थी, वक्त ने उसे उसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया था। रुद्र ने गाड़ी से उतरकर उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलने लगा। वो बाहर आई। हम यहाँ पर क्यों आए हैं रुद्र? कनक ने उससे पूछा, जो बिना कुछ कहे आगे बढ़ रहा था। मगर कनक ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, पहले मुझे बताओ कि तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो? कनक ने उसे रोका तो उसने पलटकर उसे देखा। तुम्हें सच में नहीं पता कि लोग यहाँ क्यों आते हैं? रुद्र ने कहा। पता है, पर मैं ये नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती, या फिर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है कनक? वो बात नहीं है रुद्र। फिर क्या बात है? समझ गया, तुम माँ की वजह से परेशान हो ना, तो मैं वादा करता हूँ कि इस रिश्ते को मैं तुमसे जोड़ने के बाद हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा
और कोई कुछ कहे इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ज़्यादा मत सोचो, चलो मेरे साथ, उसने कहा और कनक का हाथ अभी भी उसके हाथ में था। वो पलटकर आगे बढ़ रहा था और कनक उसके पीछे पीछे खिंचती चली जा रही थी। वो उससे बहुत कुछ कहना चाहती थी मगर कह नहीं पा रही थी। वो कुछ भी सुनना ही नहीं चाहता था, बस उसका हाथ पकड़कर चलता जा रहा था। एक वकील के कैबिन के बाहर वो दोनों खड़े थे। फिर उनका नंबर आते ही रुद्र ने उसकी तरफ देखा और वैसे ही उसका हाथ पकड़कर अंदर बढ़ गया। मिस्टर मित्तल घर आ गए थे और आरू बार बार अपनी मम्मी पापा के बारे में पूछ रही थी। शाम के 7 बजने वाले थे और उन दोनों का कुछ भी पता नहीं था। पहले तो कनक गायब हुई और अब रुद्र का कुछ भी पता नहीं था। ऊपर से वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। दादू कहाँ हैं मम्मी और पापा? सुबह से शाम हो गई है, कब आएंगे? मुझे उनके पास जाना है। आरू वो भी कह ही रही थी कि पीछे से रुद्र और कनक आ गए। मम्मी पापा कहाँ चले गए थे आप लोग? वो भी मुझे यहाँ पर अकेले छोड़कर? मैं आपसे बात नहीं करूँगी, आरू रुद्र के पास जाकर बोली और फिर उसने मुंह घुमा लिया। वो नाराज़ थी बहुत ज़्यादा। एक ज़रूरी काम से गए थे, आपने खाना खा लिया? रुद्र उसे गोद में उठाते हुए बोला। नहीं, अभी तक तो नहीं खाया। वो सब छोड़ो, मुझे बताएं कि आप मम्मी को कहाँ घुमाने ले गए थे? आरू ने फिर कहा। अभी कहा ना बेटा कि हम कुछ ज़रूरी काम से बाहर गए थे। अच्छा, आप मिसेस डिसूजा के साथ ऊपर कमरे में जाओ, हम अभी आते हैं, रुद्र ने उससे कहा और फिर मिसेस डिसूजा जो कुछ दूरी पर खड़ी थी, आरू उनके साथ ऊपर चली गई। जल्दी आना, मैं वेट कर रही हूँ पापा, आरू सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते बोली तो रुद्र मुस्कुरा दिया, मगर वहीं सोफे पर बैठी हुई उसकी माँ खुश नहीं थी। आरू के जाते ही वो खड़ी हो गई थी। तुम गई नहीं अब तक, वापस आ गई? सीना ने कनक से कहा, जो रुद्र के साथ खड़ी थी। आप उससे नहीं, मुझसे कहें माँ, मैं उसे लेकर आया हूँ और अब वो मेरी पत्नी है, आपकी बहू है। तो जो भी कहिएगा सोच समझ कर कहिएगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगा, पर कोई मेरी पत्नी की बेइज्जती करे ये नहीं। रुद्र ने जब कनक का हाथ पकड़कर कहा तो सीना दंग रह गई। साथ ही साथ दादू भी हैरान रह गए कि ये रुद्र ने क्या किया। यह सब क्या है रुद्र? तुमने इस लड़की से शादी कर ली? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये तुम्हारे लायक नहीं है और एक बच्चे की माँ है, सीना ने बहुत गुस्से से उससे कहा। और देख कनक को रही थी जिसका हाथ अभी भी रुद्र के हाथ में था। वो बच्ची मेरी बेटी है माँ, प्लीज़ आप कनक और आरू को अपना लें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, रुद्र अब नरम पड़ते हुए उनसे कह रहा था। मगर वो बिना कुछ कहे गुस्से से वहाँ से ऊपर अपने कमरे में चली गई थी। तुमने शादी कर ली, एक बार मुझसे तो पूछा होता रुद्र, तुम्हें पता भी है सीना इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेंगी, दादू ने अब रुद्र से कहा, जो बहुत देर से ये सब तमाशा देख रहे थे। और कनक तुम? दादू ने अब कनक को देखा जो अभी भी चुपचाप खड़ी थी। सर मैं वो, कनक अभी बोल ही रही थी कि रुद्र पहले ही बोल पड़ा। उसने कुछ नहीं किया दादू, उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही जिद की थी और अब तो जो होना था वो हो गया है और मैं सच में कनक से प्यार करता हूँ दादू, रुद्र ने दादू से कहा। जो भी हो ठीक नहीं हुआ, तुम लोग जाओ अपने कमरे में, मैं सीना के पास जा रहा हूँ, पता नहीं वो गुस्से में अब क्या करेगी, दादू कहते हुए सीना के कमरे की तरफ बढ़ गए। तो आप मुझे अपने पोते के लिए मनाने आए हैं? उसका तो दिमाग खराब हो गया है और आप उसे समझाने की जगह मुझे समझा रहे हैं पापा। सीना अपने बिस्तर पर से उठकर दादू के सामने खड़ी हो गई और बोली, जो उससे बात करने आए थे। मैं तुम्हें समझाने नहीं आया हूँ बेटा, बस ये कहने आया हूँ कि अब तो जो होना था वो हो गया और जब रुद्र को कोई एतराज़ नहीं है तो फिर हमें भी क्या? उसे नहीं मालूम उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, एक ऐसी लड़की से शादी करके जो कभी उसे खुश नहीं रख पाएगी। वो और उसका चरित्र दोनों ही झूठे हैं। बस बहुत हो गया, गलती तुम्हारे बेटे ने की है सीना, तुम उसमें कनक को दोषी नहीं ठहरा सकती। और रही बात उसके चरित्र की, तो वो कितनी पवित्र है यह तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। और एक बात, वो मेरे लिए बस एक एम्प्लॉय ही नहीं, मेरी बेटी है, उसके बारे में ऐसा कुछ कभी मत बोलना कि मैं अपने सारे रिश्ते भूल जाऊँ, दादू ने सीना की बात बीच में ही काट कर कहा और अब वो काफ़ी सख्ती से बोल रहे थे। सीना का कनक को गलत कहना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।
आप उस अनजान लड़की के लिए अपनों को छोड़ देंगे? सीना ने फिर कहा। तो दादू जो जा रहे थे रुक गए और सीना को पलट कर देखा। छोड़ने की बात तुम कर रही हो तो शायद तुम भूल गई हो कि रुद्र की दादी के जाने के बाद से मैं अकेला ही रह रहा था, अपनों के होते हुए। मुझसे बहस मत करो। कल रुद्र का जन्मदिन है और मैंने तय कर लिया है, मैं सबके सामने कनक और रुद्र की शादी का ऐलान कर दूंगा। बाकी तुम्हें जो समझना है समझो, दादू ने कहा और बाहर निकल गए। कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद होने की आवाज़ से पूरा कमरा गूंज उठा और सीना दोबारा बिस्तर पर सर पकड़कर बैठ गई। रुद्र और कनक अपने कमरे में चले आए। आरू बस उनसे कहाँ थे और इतनी देर क्यों लगाई और उसने दादू के साथ पूरा दिन क्या किया, वो उन दोनों को बस बताते हुए बोलती जा रही थी। मम्मी आप कुछ बोलती क्यों नहीं? जब से पापा हमारे पास वापस लौट कर आए हैं आप बहुत चुपचाप रहने लगी हैं। आरू ने कनक से कहा तो वो चौंक गई। आजकल बस उसकी ज़िंदगी में चौंकना ही लिखा हुआ था। सुबह रुद्र की माँ ने अचानक आकर चौंका दिया। फिर जब वो बाहर उसी ज्वेलर शॉप पर गई और वहाँ से उसे राजीव का पता मिला और जब वो उसके घर पहुँची तो वहाँ से जो खबर उसे मिली उसने उसे चौंका दिया। तुम्हारी मम्मी को बस सोचना ही रहता है। चलो हम खाना खाते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। रुद्र ने आरू का ध्यान दूसरी तरफ किया और उसे खाना खिलाने लगा, जो मिसेस डिसूजा से उसने अपने कमरे में ही मंगवा लिया था। कनक तुम भी खा लो, सुबह से तुमने भी कुछ नहीं खाया है। रुद्र ने उसे देखा तो वो उसे ही देख रही थी। ऐसे क्या देख रही हो? लो खाओ, आज मैं तुम्हें खिलाता हूँ। रुद्र ने उसकी तरफ अपने हाथ में लिया लोकमा बढ़ाया तो कनक ने उसे रोक दिया। भूख नहीं है, घुटन सी हो रही है, मैं खुली हवा में सांस लेकर आती हूँ, तुम खा लो और आरू को खिला दो। वो बोलते हुए उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर चली गई और रुद्र उसे देखता रह गया। उसने फिर आरू को खिलाना शुरू कर दिया। रात बहुत हो गई थी। वो कब से गार्डन में बैठी हुई थी और आसमान की ओर देखते हुए ना जाने क्या सोच रही थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंक कर पलटी। सामने रुद्र खड़ा मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। क्या बात है, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? लो इसे पी लो, रुद्र ने उससे पूछा और उसके दूसरे हाथ में दूध का गिलास था। बस दिल नहीं चाह रहा है कुछ भी खाने को और पीने को रुद्र, कनक ने कहा। तो अपने इस दिल से कहो कि सामने रुद्र खड़ा है और उसे कनक इनकार नहीं कर सकती। रुद्र ने उसके होठों पर गिलास लगाते उसे ज़बरदस्ती थोड़ा सा पिलाया और वो उसे देखती रही। इस शख्स से मैं कभी नहीं जीत सकती, कनक ने मन में सोचा और फिर गिलास हटा दिया। बस और नहीं, कनक ने कहा और रुद्र ठीक है फिर कहते बाकी का गिलास का दूध खुद पी गया। इसका तो टेस्ट ही बदल गया है तुम्हारे पीने के बाद, वो कहते हुए धीरे से हंस पड़ा। तो कनक मुस्कुरा दी, मगर मुस्कुराते हुए ना जाने उसे क्या हुआ, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। कुछ पुरानी यादें फिर से जैसे ताज़ा हो गई थी। रुद्र के ऐसा करने पर उसे जैसे किसी की बहुत याद आई थी। कनक तुम रो क्यों रही हो? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। क्या हुआ बताओ मुझे। रुद्र उसके करीब खड़ा था और उसके आंसू को पोंछते हुए पूछ रहा था और तभी कनक उसके सीने से लग पड़ी और सिसकियां लेते हुए रोने लगी। मैं सच में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा यार। आई नो कि मेरे इस फैसले से तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, बट आई प्रॉमिस कि बस कुछ दिनों की बात है, फिर सब ठीक कर दूंगा मैं। तुम रो नहीं, मैं हूं ना, और हमेशा रहूंगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। रुद्र उसे अपने सीने से लगाए बस बोलता जा रहा था, मगर कनक के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो चला गया रुद्र, उसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, उसे तो उसकी ज़िंदगी ने धोखा दे दिया था। वो अब इस दुनिया में कहीं नहीं है। कनक अब चीख पड़ी और रुद्र का शर्ट पकड़कर ज़मीन पर बैठ गई। वो बेबसी से ज़मीन को देख रही थी और रुद्र को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कौन और कहाँ कैसे क्या हुआ। मेरी तरफ देखो कनक, क्या हुआ है? कौन नहीं रहा? रुद्र ने पूछा और उसका चेहरा अपने हाथों में लिए उसे देखा। वो राजीव नहीं रहा, कनक कहती उसके सीने से दोबारा लग गई। वो अभी भी रो रही थी। रुद्र बस इस एक पल के लिए खामोश हो गया। तुम्हें पता है, आज से कुछ साल पहले मैं मुंबई आई थी। गलतियां सबसे हो जाती हैं और मुझसे भी हो गई। हम शादी करने वाले थे। मैं अपना घर छोड़कर बस इसलिए आई थी कि आरू मुझ में बसती थी। हमने बहुत से सपने देख रखे थे और बस वो पूरे होने ही वाले थे कि
आज जब तुम मुझे कोर्ट लेकर गए थे तो मेरा अतीत मेरी आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया था रुद्र, कनक कहती जा रही थी और रुद्र उसे सीने से लगाए उसके साथ ज़मीन पर बैठा उसकी बातें सुन रहा था। फिर रुद्र बस इतना ही कह पाया तो कनक ने उसे नज़र उठाकर देखा। फिर मैं कोर्ट पहुंची मगर वो नहीं आया। सुबह से शाम और शाम से रात हो गई और मुझे लगा कि उसने मुझे धोखा दिया है, मगर नहीं। आज जब इतने सालों बाद मुझे उसके घर का पता मिला और जब मैं उसके घर पहुंची तो उसके घर वालों ने बताया कि उसकी तो कई साल पहले एक्सीडेंट से मौत हो गई। वो नहीं है रुद्र, वो चला गया। मैं कैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने आरू को भी नहीं देखा, अपनी बेटी को भी नहीं देखा। वो मर चुका है। हादसा सिर्फ मेरे साथ नहीं उसके साथ भी हुआ था। कनक कहते कहते दोबारा रो पड़ी और रुद्र की भी आंखें नम हो गईं। उसकी बातें सुनकर उसने कनक को अपने सीने में और ज़ोर से छुपा लिया, जैसे उसके सारे गम को अपने अंदर समेट लेना चाहता हो। चुप, बस अभी आंसू और नहीं गिरने चाहिए। मैं हूं ना तुम्हारे पास और आरूही मेरी बेटी है। बस अब यही सच है और कुछ नहीं। रुद्र ने कनक को अपने सीने से हटाते हुए उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा और उसे उठाया। रात बहुत हो गई है और तुम बहुत थक गई हो। चलो चलकर आराम कर लो। आरू भी कमरे में अकेली है। रुद्र ने उससे कहा और उसे उठाते हुए चलने के लिए कहा और वो बस उसे देखती जा रही थी। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसके साथ चलने लगी। कनक को ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ सा हल्का हो गया था। राजीव उसका गुजरा हुआ कल था, लेकिन उसके दिल में उसके लिए जो नफ़रत भर गई थी आज वो दूर हो गई थी। मगर अपनी पहली मोहब्बत को खोने का दर्द उसे बहुत सता रहा था। कनक, हम शादी कर लेते हैं, तुम बस मुंबई आ जाओ। उसके कानों में उसके कई आखिरी अल्फाज जैसे आज भी गूंज रहे थे। इतने सालों से वो उसे ढूंढ रही थी, मगर आज मिला भी तो कहीं खो गया। वो चलते हुए उसके बारे में सोच रही थी और उसका मुस्कुराता चेहरा उसे रुला रहा था बार बार, और गालों पर से बहते हुए आंसू वो उन्हें हाथों से रगड़ रही थी। कुछ समय बाद दोनों कमरे में पहुंचे। रुद्र ने उसे आरू के बगल में सुला दिया और उसके सामने एक चेयर लेकर बैठ गया। तुम्हें पता है, मुझे हमेशा से, या यूँ कहो कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा और तुम्हारा कोई बहुत पुराना कनेक्शन है। मगर क्या, यह मैं नहीं समझ पा रहा था। पर जब आज तुमने मन्नत के बारे में बताया तब मुझे समझ आया कि मन्नत कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर बसती है। तुम्हारी रगों में उसका ब्लड आज भी बहता है। भले ही ये इत्तेफाक हो, मगर इतने सालों बाद उसके जाने से लेकर अब तक मैंने किसी के लिए वो सब महसूस नहीं किया जो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ कनक। मुझे नहीं लगता था कि मैं किसी से दोबारा मोहब्बत भी कर पाऊँगा, मगर मुझे इश्क दोबारा हुआ है और तुमसे ही हुआ है। यहाँ अपने देश को छोड़कर जब मैं तुमसे मिला, आई लव यू, मुझे पता है मुझे ये बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, पर मुझे अच्छा लगता है तुम्हें ये कहना कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम मेरा सब कुछ हो कनक। रुद्र अब उसके सिरहाने बैठा बोल रहा था और कनक लेटी हुई खामोश आंखों से उसे देख रही थी। ये आंखें, ये आंसू, बस इनका सफ़र यहीं तक का था और अब यहाँ से तुम्हारी और मेरी कहानी शुरू होगी। सो जाओ, मैं भी बहुत थक गया हूँ। कल सुबह बात करते हैं। वैसे तुम्हें पता है, रात के 12 से ज़्यादा हो गए हैं और आज मेरा बर्थडे है। रुद्र ने अब मुस्कुराते हुए उसकी पेशानी पर हाथ रखते हुए कहा तो वो चौंक गई, मगर अगले ही पल उसने उसे हैप्पी बर्थडे कहा और रुद्र ने उसकी पेशानी को चूमते हुए उसे देखा तो कनक ने आंखें बंद कर लीं और रुद्र वहाँ से उठकर सोफे पर आकर सो गया। वो सो ही रहा था कि कनक ने उसे आवाज़ दी, रुद्र। हाँ बोलो। गुड नाइट। आई लव यू टू। रुद्र ने जब कहा तो वो मुस्कुरा दी। पता नहीं कैसे यह शख्स मेरी हर अनकही बात समझ जाता है। मैं कहना चाहती थी मगर कह नहीं पाई, मगर वो समझ गया। कनक मन ही मन सोचते हुए आंखें बंद करने लगी और एक नज़र उसे भी देखा जो सोने की कोशिश कर रहा था और उसे देख भी रहा था। फिर कनक ने आरू की तरफ करवट बदल ली थी। उसे अजीब सी उलझन हो रही थी जब रुद्र उसे देख रहा था और कनक को उसकी इस हरकत पर हंसी आ गई। उसने भी करवट बदल कर आँखें बंद कर लीं। तुम सच में पागल हो कनक, और मैं इस पागल के लिए पागल हूँ। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।